प्रोटीन का 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर को फिर से थोड़ा डिटेल। प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर यानी प्रोटीन यहाँ पर दो तरीके क्या हो सकते हैं, इसका क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। एक होता है प्रोटीन ग्लोबुलर और दूसरा होता है फाइब्रस। ग्लोबुलर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर को रीड्रॉ करना मुश्किल, रीड्रॉ नहीं कर सकते। इट इज जस्ट लाइक बॉल ऑफ वूल, मतलब कुछ इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया तो ये क्या होगा, ग्लोबुलर प्रोटीन। इसके बेस्ट एग्जांपल क्या है, एंजाइम और रेगुलेटरी एंजाइम या रेगुलेटरी प्रोटीन्स, इसके एग्जांपल है ग्लोबुलर प्रोटीन के। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। फाइब्रस प्रोटीन सिंपल प्रोटीन होते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर होता है और ये एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स बॉल ऑफ वूल लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा। ये किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, जस्ट लाइक दिस वन, एलोंगेटेड स्ट्रैंड लाइक सिंपल स्ट्रक्चर है। और सिंपल स्ट्रक्चर है इसीलिए इसका फंक्शन भी लिमिटेड, यानी ये बेसिकली किस में काम करता है, ये इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, केराटिन प्रोटीन, कोलाजेन, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, या बीटा फाइब्रिन। और इसीलिए स्ट्रक्चर प्रोटीन जो सिंपल होते हैं उनका फंक्शन भी यहाँ पर सिंपल ही होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर सिंपल है तो फंक्शन भी सिंपल। तो यहाँ पर ये मोस्टली क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट, ठीक है, ये इनका मेजर रोल होता है। अब हम लोग आ रहे हैं इस प्रोटीन में। सबसे पहले फाइब्रस प्रोटीन को थोड़ा देखते हैं। फाइब्रस प्रोटीन में यहाँ पर पहला एग्जाम्पल जो आपको पढ़ना है वो है कोलाजेन का। 3 एग्जाम्पल पढ़ेंगे, कोलाजेन, देन केराटिन, पहले केराटिन को ही देखते हैं, केराटिन, कोलाजेन, और तीसरा है सिल्क फाइब्रोन। ये सब इसी के एग्जाम्पल है फाइब्रस प्रोटीन। केराटिन जो प्रोटीन है जो मोस्टली प्रेजेंट होता है स्किन के सरफेस पे, हेयर पर, नेल पर, हॉर्न, हूफ, फीदर, इस पर प्रेजेंट होता है। यानी ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल सरफेस पे। और इसका मेजर फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्शन। ये स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर एलोंगेटेड फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर, और ये बने होते हैं मोस्टली हाइड्रोफोबिक एमाइनो एसिड्स विद डिवाइड ऑफ, नेगेटिव लिख रहा हूँ, या डिवाइड ऑफ बल्कियर ग्रुप, यानी सिंपल यहाँ पर हाइड्रोफोबिक एमाइनो एसिड लाइक ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जनरली आइसोल्यूसिन वगैरह नहीं होंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बल्कियर ग्रुप है। ये बल्कियर ग्रुप नहीं होने का क्या रीज़न है कि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में बहुत क्लोजली एसोसिएट होकर ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये सारा 3D स्ट्रक्चर है, और 3D स्ट्रक्चर में मल्टीमेरिक प्रोटीन, यानी ये सब एक एक क्या है, सब यूनिट है, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या फॉर्म कर रहा है, मल्टीमेरिक प्रोटीन। तो ये क्लोजली एसोसिएट होने के लिए अगर इनके बीच में बल्कियर ग्रुप आ गया तो ये क्लोजली एसोसिएट नहीं होंगे, फिर उनके बीच में गैप फॉर्म कर जाएगा। तो गैप फॉर्म नहीं कराना, क्योंकि इनका मेन काम है स्टिफनेस प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ये रॉड लाइक स्टिफ एक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या होना चाहिए, क्लोजली एसोसिएटेड, 3 फाइबर करके एक साथ कंबाइन करके, मल्टीपल स्ट्रैंड कंबाइन करके एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। तो बल्कियर ग्रुप यहाँ नहीं होना चाहिए। हाइड्रोफोबिक इसलिए होता है कि अगर हाइड्रोफोबिक एमाइनो एसिड होंगे तो आपको मालूम है कि हाइड्रोफोबिक क्या होगा, इंटरेक्शंस करेंगे, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ में चिपक कर ग्रो करेंगे, या फिर वो नहीं करना सही है, एसोसिएटेड रहेंगे, और ये वाटर को अलाउ भी नहीं करेंगे। इसीलिए जितने भी केराटिन प्रोटीन जहाँ भी रहता है वो वाटर इनसॉल्युबल। हमारा जैसे हेयर है, हेयर वाटर इनसॉल्युबल है, ये वाटर में रखेंगे तो डिजॉल्व नहीं हो जाएगा।
या नेल है, हॉर्न है, हुक है या स्किन है, ये सब वाटर में सॉल्युबल नहीं होते क्योंकि ये सब ज़्यादातर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड से बने होते हैं, छोटे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड से। अब आपका ये दिमाग में बात आएगा कि हेयर की बात करें तो हेयर तो काफी ज्यादा स्मूथ है, सिल्की है, लेकिन स्किन की बात करें तो समवॉट रफ होता है, स्टिफ होता है। और अगर हॉर्न और हुफ की बात करें, हुफ, हॉर्न, हुफ, ठीक है, या तो ये तो, या नेल भी, इवन नेल जो भी रहते हैं वो भी काफी ज्यादा क्या हो जाते हैं, टफ। हॉर्न ऑफ राइनोसोरस, ये तो वन ऑफ द टफेस्ट है, वन ऑफ द टफेस्ट ऑर्गन प्रेजेंट। तो ये केराटिन से ही बना हुआ है, तो एक में इतना स्मूथ स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म कर रहा है और एक में इतना टफ कैसे फॉर्म कर रहा है, जबकि प्रोटीन का तो स्ट्रक्चर सेम है, केराटिन का प्रोटीन सीक्वेंस तो सेम होगा, तो हेयर में भी सेम है और हॉर्न और हुफ में भी सेम है। तो एक जगह वो टफ क्यों फॉर्म कर रहा है और एक जगह सिंपल क्यों फॉर्म कर रहा है, ये मेजर डिफरेंस इन दोनों की क्या आता है, क्यों आता है, प्रेजेंस ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेज। जितना ज्यादा डाइसल्फाइड लिंकेज इंक्रीज होगा, टफनेस और स्टिफनेस उतना ज्यादा इंक्रीज करेगी। हॉर्न ऑफ राइनोसोरस में देखा गया है कि 18% जो सिस्टीनीन प्रेजेंट है यहाँ पर, वो डाइसल्फाइड डाइसल्फाइड लिंकेज फॉर्म करते हैं। और हेयर और हॉर्न, हेयर में हार्डली 0.1 से 1%, मतलब बहुत ही कम, हेयर में बहुत ही लेस अमाउंट, लेस देन 1%, लेस देन 1% ही सिस्टीन क्या करते हैं, डाइसल्फाइड लिंकेज फॉर्म करते हैं। तो डाइसल्फाइड लिंकेज की वजह से क्या होता है, स्टिफनेस इंक्रीज कर जाती है। और अगर आप डाइसल्फाइड लिंकेज को ब्रेक करते हैं तो वो फिर से वापस किस में कन्वर्ट कर जाएगा, बहुत ही स्मूथ, सिल्की, सॉफ्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर जाएगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आप कर्लिंग ऑफ हेयर को, जिनके हेयर कर्ली होते हैं उनमें नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्ट्रेट हेयर, स्ट्रेट और सिल्की हेयर। तो अगर आप चाहते हो कि कर्लिंग ऑफ हेयर को स्ट्रेट में कन्वर्ट करें तो आप क्या कर सकते हो, डाइसल्फाइड जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते। ब्रेक करने का क्या तरीका है, ये ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ, या तो रिडक्शन मेथड यूज कीजिए या तो ऑक्सीडेशन मेथड यूज कीजिए। इवन अगर आप गर्म पानी से हीट ट्रीटमेंट करते हैं, स्टीम ट्रीटमेंट करते हैं, तब भी आपका हेयर क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा सिल्की हो जाएगा। क्यों होता है, क्योंकि जो भी उसमें डाइसल्फाइड लिंकेज है वो ब्रेक हो जाएंगे, बट दैट इज टेम्पोररी। अगर परमानेंट ट्रीटमेंट देना चाहते हो तो आपको केमिकल ट्रीटमेंट देना। अब यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अल्फा केराटिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। अच्छा, ये मोस्टली किस तरह के हैं, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। ये कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि अल्फा केराटिन में मोस्टली 80% जो स्ट्रक्चर वो मिलता है वो अल्फा हेलिकल टाइप है। यहाँ पर एन टर्मिनस है और यहाँ पर सी टर्मिनस है। बल्कर ग्रुप मोस्टली यहाँ पर एन टर्मिनस में रहते हैं, इसलिए इनको हेड इस तरह का है, इनको समवॉट टेल बोलते हैं। तो यहाँ पर इस एक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर राइट हैंड हेलिकल स्ट्रक्चर, ये राइट हैंड रहते हैं। और दो राइट हैंड आपस में कंबाइन करके लेफ्ट हैंड सुपर ट्विस्टेड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये अब जब आपस में सुपर ट्विस्ट हो गए तो इसको अब हम लोग क्या बोलते हैं, इसका ओरिएंटेशन चेंज कर जाता है और ये लेफ्ट हैंडेड हो जाते हैं, लेफ्ट हैंडेड सुपर ट्विस्टेड स्ट्रक्चर। इस तरह के 4 सुपर ट्विस्टेड, मैंने एक बनाया है, इस तरीके से 4 अगर आ जाएंगे कंबाइन करके फॉर्म करेंगे प्रोटोफिलामेंट, यहाँ पर प्रोटोफिलामेंट। और इस तरह के 4 प्रोटोफिलामेंट आ जाए तो वो कंबाइन करके क्या बनाएंगे, प्रोटोफाइबर, ठीक है। और इस तरह के 4 प्रोटोफाइबर मिलकर आएंगे तो वो 1 के सेल फॉर्म करते हैं। जैसे अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हेयर का है, तो ये बहुत छोटे छोटे क्या
स्ट्रक्चर से बने हुए हैं, ठीक है। इस एक को मैं क्या बोल रहा हूं, 1 हेयर सेल्स। और ये कैसे बन रहे हैं, ये कितने इससे बन रहे हैं, तो ये 4 प्रोटोफाइबर से बन रहे हैं। एक प्रोटोफाइबर कितने का बन रहा है, 4 प्रोटोफिलामेंट से। और एक प्रोटोफिलामेंट कितने इस सिंगल राइट हैंडेड स्ट्रक्चर से बन रहे हैं, 4 से। तो आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि हेयर इज ए वेरी वन ऑफ द वेरी सपोर्टिव काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, वेरी स्टिफ इन नेचर, एंड इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल काइंड ऑफ, मतलब अगर एक सेल की बात करें तो यहाँ पर 32, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ पर 32 राइट हैंड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर से बना होता है एक, और इसमें मल्टीपल सेल्स हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। सिमिलर हम लोग इसको मसल्स में भी इसी तरीके से स्टडी करते हैं, वहाँ पे मायोफाइब्रिल्स, फिलामेंट फाइब्रिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा। यानी अगर एक सिंपल स्ट्रक्चर देखें तो ये बहुत सिंपल आपको दिख रहा है, इसमें कोई भी स्ट्रेंथ नहीं होगी। लेकिन इस तरीके से अगर सुपर ट्विस्ट करते चले जाएं, ये स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा क्या प्रोवाइड करेगी, स्ट्रेंथ। इसीलिए ये स्ट्रक्चर सपोर्टिव नेचर के होते हैं। अब आ रहे हैं सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जिसका नाम है कोलाजेन। कोलाजेन मोस्टली बोन कार्टिलेज में प्रेजेंट होते हैं, और कोलाजेन में भी इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ पर सिंगल जो यूनिट है उसको हम लोग लेफ्ट हैंडेड ये रहते हैं, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। और वहाँ पर 2 का कॉम्बिनेशन चल रहा था, यानी वहाँ पर 2 कंबाइन करके फॉर्म कर रहे थे 1 सब यूनिट ऑफ प्रोटोफिलामेंट। यहाँ पर 3 कंबाइन करेंगे, तो 3 कंबाइन करके क्या फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल ही क्या होगा, ट्रिपलेट, और इसीलिए इसको हम लोग ट्रोपोकोलाजेन बोलते हैं, ठीक है। ये जब आपस में लेफ्ट हैंडेड 3 लेफ्ट हैंडेड आपस में सुपर ट्विस्ट हो जाएंगे तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं राइट हैंडेड प्रोटोफिलामेंट। मैं बार-बार फाइब्रिल लिख रहा हूँ, फिलामेंट, ठीक है। ये राइट हैंड ओरिएंटेशन होगा, लेकिन स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पर क्या होंगे, 3 होंगे कंबाइन करके। इसीलिए कोलाजेन की स्ट्रेंथ केराटिन से बहुत ज्यादा होती है, वेरी है, एज कंपेयर टू केराटिन। केराटिन क्योंकि वहां पर सिर्फ 2 का रिपीटेशन है, इसलिए स्ट्रेंथ वहां समवॉट कम होगा। कोलाजेन ट्रिपलेट में आप यूज कर रहे हो, यहाँ पर ट्रिपल आप कंबाइन करके फॉर्म कर रहे हो सुपर ट्विस्टिंग, तो इसकी स्ट्रेंथ इनिशियल पॉइंट से ही बहुत ज्यादा होगी। एक स्टडी में देखा गया कि अगर आप स्टील का वायर लेते हैं सेम डायमीटर का, और सेम डायमीटर का और सेम लेंथ का आप कोलाजेन लेते हैं, तो कोलाजेन का जो स्ट्रेंथ होता है 10,000 टाइम्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्टील वायर, सेम डायमीटर ऑफ स्टील वायर, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कोलाजेन। कोलाजेन में खासकर 3 एमाइनो एसिड काफी कॉमन होते हैं, ग्लाइसिन, और दूसरा हम लोग लिखते हैं एक्स और वाई। ये सिग्नेचर मॉलिक्यूल यहाँ पर सीक्वेंस है कोलाजेन का, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ग्लाइसिन एक्स और वाई आपने जहां लिखा देखा, इसका मतलब है ये किसके बारे में बात हो रही है, कोलाजेन। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ग्लाइसिन होगा, सेकंड पोजीशन पे एक्स और थर्ड पोजीशन पे वाई। एक्स और वाई कैन बी एनी एमाइनो एसिड, बट फर्स्ट पोजीशन पे ग्लाइसिन ही रहेगा, ये फिक्स्ड है, ठीक है। यहाँ पर ये ऑलमोस्ट परसेंटेज कितना है, 33%। एक्स की परसेंटेज है ऑलमोस्ट 11% और वाई की परसेंटेज है 21%। एक्स पर जनरली देखा गया है कि यहाँ पर एलानिन रहता है, और वाई पर जनरली देखा गया कि यहाँ पर प्रोलीन या फिर इसके डेरिवेटिव हाइड्रोक्सी प्रोलीन रहते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर उतना फिक्स नहीं रहता, लेकिन ये फिक्स्ड ग्लाइसिन एकदम यही रहेगा। तो ये तीनों जब आप देखेंगे, इसको हम लोग सिग्नेचर सीक्वेंस बोलते हैं कोलाजेन में। ग्लाइसिन का पोजीशन फिक्स्ड होगा, एक्स और वाई कुछ और भी अमाइनो एसिड होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखा गया है कि अगर ग्लाइसिन को आप रिप्लेस कर देते हो किसी भी और अमाइनो एसिड से, जैसे
इवन इससे बहुत कुछ मिलता जुलता स्ट्रक्चर है एलानिन, सिर्फ H की जगह पे CH3 आ गया। तो ये कोलाजेन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और वहां पर जेनेटिक डिसऑर्डर्स फॉर्म करते हैं। एक उसका एग्जाम्पल है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ये न्यू बॉर्न बेबीज में होता है जहां पर ग्लाइसिन में म्यूटेशन होने की वजह से, जीन में म्यूटेशन हो गया, ग्लाइसिन नहीं बन पाया, उसकी जगह पे कोई और एमाइनो एसिड बन गया वहां। तो उस बेबीज में ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा यानी उनके बोन के फॉर्मेशन ही नहीं होंगे और उस बेबी का अर्ली स्टेज में क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है। तो ऐसा अभी तक कोई भी ऐसा केस रिपोर्ट नहीं है जहां पर ग्लाइसिन को रिप्लेस करने से कुछ एबनॉर्मलिटीज कॉज ना होता हो। तो ये वाला हम लोग कह सकते हैं कि कंजर्व्ड एमाइनो एसिड। कौन सा, ग्लाइसिन। इसके बारे में जैसा मैंने बताया कि बोन में प्रेजेंट होता है और कार्टिलेजेस में। तो ओल्डर स्टेज पीपल में क्या होता है, देयर आर सर्टेन, उनको मूवमेंट में ओल्डर स्टेज पीपल में प्रॉब्लम होता है क्योंकि कोलाजेन का फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। और कोलाजेन अगर इनकी फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी तो बोन का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगा, जिसकी वजह से उनको बोन में सीवियर पेन होता है वाइल मूवमेंट। वहां पर एक अनयूजुअल टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, खासकर ओल्डर स्टेज पीपल में, जिसको हम लोग अनयूजुअल बॉन्ड बोलते हैं। ये सिर्फ और ये कोवलेंट बॉन्ड, जिसको हम लोग 4 हाइड्रोक्सी ल्यूसीन नॉरलाइसिन बोलते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ फाइब्रोइन के बारे में बात करते हैं, फाइब्रोइन या इसी को स्पाइडर वेब भी बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये बीटा कॉन्फर्मेशन है। यहाँ पर इनके एग्जाम्पल, यहाँ पे कौन से एमाइनो एसिड बहुत कॉमनली रहेंगे, तो ग्लाइसिन एंड एलानिन इज क्वाइट कॉमन एंड इट इज हाईली एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल एंड स्मूथ, स्लिपरी भी कह सकते हैं। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर, जहां पर इजिली क्या होता है, ये वाले सब क्या है, ये इंडिविजुअल आपका जो दिखा रहा है, ये सब स्ट्रैंड, ये सब बीटा कॉन्फर्मेशन, और इनके बीच में नो डाउट इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा क्योंकि ये बीटा कॉन्फर्मेशन है। और यहाँ पर इजिली जो एमाइनो एसिड एडजस्ट हो जाएंगे वो किस तरह वाले, एलानिन और ग्लाइसिन, ये क्वाइट कॉमन है। ये शीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इसके बारे में बस इतनी समझना है। ये 3 एग्जाम्पल आपको समझना है। किसके बारे में, फाइब्रस प्रोटीन के बारे में। फाइब्रस प्रोटीन जब भी रहेगा वो बहुत ही सिंपल रहता है और वो ज़्यादातर स्ट्रक्चर सपोर्ट डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन में सबसे पहला बहुत सिंपलेस्ट, क्योंकि ग्लोबुलर प्रोटीन बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, मैंने पहले ही बता दिया। रेगुलेटरी एंजाइम इसके एग्जाम्पल होंगे, जो मल्टी सब यूनिट प्रोटीन होता है, या फिर सिंपल एंजाइम, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हम लोग सबसे सिंपल वाले को ले रहा हूँ, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ये ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है। ये बाइंड करके क्या करेगा, स्टोरेज, कहाँ पर, मसल्स में। ये ऑलमोस्ट 156 एमाइनो एसिड्स का है और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 116.4 किलोडाल्टन। ये बहुत छोटा प्रोटीन है और सिर्फ 156 एमाइनो एसिड का ही बना हुआ है। ये मायोग्लोबिन में ऑलमोस्ट 80% अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, और इस अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में 8 हेलिकल स्ट्रक्चर। कहने का मतलब कि अगर मैं ये पूरा का पूरा ये इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर बना दूं तो यहाँ पर आप टोटल इसको क्या काउंट कर सकते हो, एक हो सकता है ये वाला अल्फा हेलिकल हो, सेकंड ये रीजन हो, थर्ड ये रीजन हो, फोर्थ ये रीजन हो, फिफ्थ ये रीजन हो, सिक्स। तो ये सब रीजन को मैं क्या बता रहा हूँ कि इस तरह से टोटल 8 हेलिकल स्ट्रक्चरल रीजन होंगे प्रेजेंट कहाँ पर, मायोग्लोबिन। और सबसे बड़ा वाला जो हेलिकल रीजन है, हेलिकल रीजन ऑल्दो ये इस तरीके का होगा, इसमें 27 एमाइनो एसिड होते हैं, और सबसे छोटा जो होगा उसमें 8 एमाइनो एसिड होते हैं।
और सारे हेलिकल रीजन को एक दूसरे से जो कनेक्ट करता है वो कनेक्ट करता है बीटा टर्न, बीटा टर्न, क्योंकि शार्प टर्निंग प्रोवाइड करता है। अब टाइम हम लोग इसको ए बी सी डी भी लिखते हैं, मतलब जो 8 है तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर को क्या लिख रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी लाइक दिस। और दो अल्फा हेलिकल जैसे ए और बी के बीच में जो कनेक्टिंग है, कनेक्टिंग बीटा टर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बी बीटा टर्न, क्योंकि ए और बी को कनेक्ट कर रहा है। बी और सी में जो कनेक्शन हो रहा है वो जो टर्न है उसको हम लोग बोलते हैं बी एंड बी सी बीटा टर्न। तो इस तरीके से होगा। अब मायोग्लोबिन में नोमेनक्लेचर देखिएगा कि सम टाइम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं कि हिस्टिडीन प्रेजेंट एट 93 पोजीशन, यानी या फिर E7 पर हिस्टिडीन। अब इसका मतलब क्या है, आप बहुत जगह देखिएगा कि इस तरीके से लिखा हुआ मायोग्लोबिन के रेफरेंस में। तो इसका मतलब तो समझ में आ रहा है, 93 पोजीशन यानी 156 एमाइनो एसिड का बना हुआ है। तो जब आप स्टार्टिंग पोजीशन से, प्रोटीन के स्टार्टिंग पोजीशन से काउंट करेंगे एन टर्म में से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 93 पोजीशन पे जाएंगे तो वहां पर हिस्टिडीन है, ये एक मतलब हुआ इसका। या इसको E7 में कह सकते हैं कि जो पैच है ये जो बन रहा है, ये जो है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, उसमें ए बी सी डी ई में आ जाइए और ई में स्टार्ट कीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 7 पोजीशन पे, फिर हिस्टिडीन है। तो दोनों का लिखने का तरीका है, अलग अलग है, ये क्लियर रहना चाहिए कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। E7 का मतलब क्या है वो मैंने बता दिया। अब यहां पर देखा गया कि यहां पर टोटल 4 प्रोलीन है। 4 प्रोलीन में से 3 प्रोलीन प्रेजेंट हुए कहां पर, बीटा टर्न, ठीक है। एक प्रोलीन समवेयर इन बीटा सॉरी अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में, लेकिन ये मोस्टली प्रोलीन कहां प्रेजेंट है, बीटा टर्न में। जितने हाइड्रोफिलिक एमाइनो एसिड हैं, मोस्टली हाइड्रोफिलिक एमाइनो एसिड सरफेस पे हैं। जितने हाइड्रोफोबिक एमाइनो एसिड हैं वो सब कोर में है, यानी सेंटर में। तो ये तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पर, ये बताने का सबसे बड़ा रीजन है कि इससे पहले अभी तक जो हम लोगों ने बात किया वो हाइपोथेटिकल बात किया, मतलब उसका कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं था। जब मायोग्लोबिन का 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर फाइंड किया गया, लोगों ने किया, जॉन कैम्ब्री ने किया था 1950s में, मायोग्लोबिन का 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर, तब लोगों ने जो हाइपोथेसिस दिया था कि जो हाइड्रोफिलिक होने चाहिए वो सरफेस पे होने चाहिए, हाइड्रोफोबिक होने चाहिए कोर पे होना चाहिए, प्रोलीन टर्न पे प्रेजेंट होना चाहिए, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इन मायोग्लोबिन के 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर से रिकन्फर्म हुआ। इससे पहले हाइपोथेसिस ही था। इसलिए इस प्रोटीन के बारे में आपको समझना है कि जो लोगों ने बताया था, हाइपोथेसिस दिया था, वो मोस्टली करेक्ट है। अच्छा, एक चीज और मायोग्लोबिन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट मैंने चीज नहीं बताया, वो क्या है कि ये यहाँ पर हीम प्रेजेंट रहता है और हीम के साथ में, हीम यहाँ पर क्या है, को इंजाइम। को इंजाइम क्या होता है, जो प्रोटीन के साथ में एसोसिएट होते हैं और आप चाह कर भी उसको निकाल नहीं सकते। को फैक्टर और को इंजाइम में डिफरेंस होता है। को फैक्टर वीकली एसोसिएट होते हैं, जैसे Mg2+ एसोसिएटेड डीएनए पॉलीमरेज के साथ में, लेकिन को इंजाइम आप नहीं निकाल सकते क्योंकि को इंजाइम क्या करता है, प्रोटीन के साथ कोवलेंट इंटरेक्शन करता है। जैसे ये एग्जांपल है हीम। हीम यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जहां पर सेंटर पे क्या रहते हैं, आयरन, और आयरन 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, जहां पर ये वाला 4 जो है में 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अटैच होते हैं। आयरन कोर पैरेंट रिंग, ER1 भी बोलते हैं तो कोर पैरेंट रिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है। ER2, उसके बाद थर्ड होगा ER3 और चौथा है ER4। ये 4 कोर पैरेंट रिंग है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। एक तो और 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और एक फिफ्थ वाला ये करेगा हिस्टिडीन 93 के साथ, और दूसरा वाला जो रहता है वो फ्री रहता है और ये कंबाइन करेगा इसके साथ में ऑक्सीजन के साथ। तो 6 नंबर जो बॉन्ड होता है वो फ्री होता है, वो ऑक्सीजन के साथ में वीकली एसोसिएट होता है।
तो इसको हम लोग इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, आयरन और फायरिंग रिंग भी, या इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप भी है ये, या इसी को हम लोग रिंग भी बोलते हैं। यहाँ पर आयरन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या तो Fe2+ में या फिर Fe3+ में, क्योंकि आयरन डी ब्लॉक एलिमेंट है तो यहाँ पे मल्टीपल वैलेंसी शो कर सकता है। एक शो करेगा +2 और एक शो करता है +3। +2 वाला रिड्यूस फॉर्म है और +3 वाला ऑक्सीडाइज फॉर्म। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है कि आयरन जो है किस फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, रिड्यूस फॉर्म में, ऑक्सीडाइज फॉर्म में। तो हमेशा याद रखना है कि आयरन हमेशा रिड्यूस फॉर्म में जब होता है तब वो ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करके Fe2O3 कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और जब वो वापस से ये किस फॉर्म में आ गया, Fe3+ में, जब वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में होगा तब वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करेगा। ऑक्सीजन के साथ में हमेशा बाइंडिंग रिड्यूस फॉर्म में करता है, और फिर से जब टिश्यू को या मसल्स में ऑक्सीजन रिलीज कर दिया, ये फिर से Fe2+ में आ गया और फिर से ये साइकिल शुरू करेगा। तो ये याद रखना है कि रिड्यूस फॉर्म में ही ऑक्सीजन बाइंड करता है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में ऑक्सीजन नॉट, या डज नॉट। ठीक है। इसी तरीके से कॉपर के साथ में हो सकता है, कुछ इंसेक्ट्स में कॉपर रहते हैं इंस्टेड ऑफ आयरन, उनके ब्लड में ऑक्सीजन बाइंड इनके साथ करता है, ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट और ये भी मल्टीपल वैलेंसी शो कर सकते हैं। एक है Cu2+ और एक है Cu+। यहाँ पर रिड्यूस फॉर्म कौन सा है, Cu+, और Cu2+ कौन सा, ऑक्सीडाइज फॉर्म। तो हमेशा रिड्यूस फॉर्म वाले के साथ में यानी Cu+ के साथ में ऑक्सीजन। अब हम लोग आ रहे हैं, तो ये तो माइक्रोबियम के बारे में था। अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट साइटोक्रोम C के साथ में। दिस इज द नेक्स्ट सिंपलेस्ट ग्लोबुलर प्रोटीन, जो इसका अमीनो एसिड ऑलमोस्ट 115 अमीनो एसिड का बना हुआ है, और इसकी मॉलिक्यूलर वेट 15.4 किलो डाल्टन के अराउंड है। तो ये भी स्मॉल प्रोटीन है। मेजर कंपोनेंट यहाँ पर अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर से बना हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन के साथ में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग प्रोटीन। तो यहाँ पर आयरन डायरेक्टली साइटोक्रोम C के साथ एसोसिएट होता है, यहाँ पर हीम नहीं होती। ठीक है, तो ये वाला कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट। यहाँ से भी आयरन को रिलीज आउट नहीं कराया। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाइंड करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने के बाद ये कैरी करते हैं, बाइंड विद इलेक्ट्रॉन एंड देन इट कैरीज इलेक्ट्रॉन। ये मोस्टली आपने कहाँ देखा है, ये देखा होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इलेक्ट्रॉन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी करते हैं वो डिफरेंट टाइप के साइटोक्रोम्स। यहाँ पर सेंटर में आयरन एसोसिएट होते हैं। तो ये अनदर प्रोटीन है। इसके बाद में नेक्स्ट आएगा, हम लोग बात करेंगे लाइसोजाइम के बारे में। बैक्टीरियल सेल वॉल को डिग्रेड करता है, कौन सा, लाइसोजाइम। तो यहाँ पर, और ये प्रेजेंट होता है टीयर्स वगैरह में। और यहाँ पर इसके बारे में एक और खास बात आपको जाननी है कि ये जो रहते हैं ये बीटा कॉन्फर्मेशन कह सकते हैं, सबयूनिट में कॉन्फर्मेशन। इससे पहले वाले अल्फा कॉन्फ़िगरेशन के थे या अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर था, यहाँ पे बीटा कॉन्फर्मेशन है। इसके अलावा यहाँ पे एक यूनिक चीज होती है कि यहाँ पे 4 डाइसल्फाइड लिंकेज होता है, 4 डाइसल्फाइड लिंकेज लाइसोजाइम में। इसके ऊपर हम लोग अभी जस्ट आएंगे कि ये सब क्यों मैं बता रहा हूँ। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर आपको थोड़ा सा लाइसोजाइम के बारे में, साइटोक्रोम के बारे में और डिटेल में मायोग्लोबिन के बारे में जानेंगे। फोर्थ एंड लास्ट प्रोटीन के बारे में कर रहे हैं, विच इज राइबोन्यूक्लियस। राइबोन्यूक्लियस ये अल्फा, यहाँ पर अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, और राइबोन्यूक्लियस का काम क्या है, ये आरएनए को डिग्रेड करते हैं। और ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे
स्वेट में, टीयर्स में, सलाइवा में, और यहां पर भी 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड। मोर और लेस आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता दिया। और अगर आप मॉलिक्यूलर वेट के बारे में जाएं, देखें तो लाइसोजाइम उससे ऊपर जो साइटोक्रोम सी था उससे छोटा है प्रोटीन है, राइबोन्यूक्लियस और ज्यादा छोटा है। ठीक है, ये कुछ 1010 एमाइनो एसिड का ये प्रोटीन है राइबोन्यूक्लियस। अब हम लोग आ रहे हैं कि सिग्निफिकेंस का इतने बारे इतना डिटेल में हम लोगों ने क्या पढ़ा और इसे क्या कंप्लीट करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अब मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि क्यों हम लोग इन चारों प्रोटीन को थोड़ा सा डिटेल में समझें। देखिए, जैसे ही मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया कि मायोग्लोबिन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आया और ये मालूम चला कि ये हीम प्रोटीन है और हीम प्रोटीन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और यहाँ पर सेंटर में आयरन रहते हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है और आयरन के साथ ही ऑक्सीजन बाइंड करता है और ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है और ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। तो लोगों ने ये एज्यूम करना शुरू किया, क्योंकि एक प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आ चुका था, तो लोगों ने एक जनरलाइज स्टेटमेंट देना शुरू किया, एक जनरल स्टेटमेंट कि वो सारे प्रोटीन जिनके पास आयरन होगा वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। मायोग्लोबिन के एक्सपेरिमेंट या उस स्ट्रक्चर के डिटेल के बेसिस पे लोग साइंटिफिक वर्ल्ड में लोगों ने ये एज्यूम करना शुरू किया और इस तरह के स्टेटमेंट दिया कि जितने भी आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होंगे वो सब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए कुछ साइंटिस्ट कम्युनिटी ने क्या किया, साइटोक्रोम को सेल्स के अंदर बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, उसमें साइटोक्रोम को आइसोलेट किया क्योंकि यहाँ पर ये आयरन होता है। तो अगर अबव वाला स्टेटमेंट प्रूव होता, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर आयरन है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना चाहिए, लेकिन लोगों ने देखा कि नहीं, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंड कर रहा है और इसको कैरी कर रहा है। फिर लोगों ने ये बोला कि अच्छा ठीक है, ये शायद इसलिए नहीं कर रहा होगा क्योंकि यहाँ पर अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अल्फा हेलिकल यानी जितने भी अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर प्रोटीन होंगे वो सारे ये फंक्शन करेंगे। सिर्फ आयरन ही नहीं रहना चाहिए, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो लोगों ने राइबोन्यूक्लियस को देखा राइबोन्यूक्लियस, क्योंकि राइबोन्यूक्लियस अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो यहां देखा कि इसका तो फंक्शन टोटली डिफरेंट है। ये क्या कर रहा है, आरएनए को डिग्रेड करता है और ये प्रेजेंट रहता है टीयर्स और सलाइवा में। तो फिर लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि जितने भी टीयर्स और सलाइवा में रहते हैं या स्वेट में रहते हैं, यानी वो सारे क्या करते होंगे, आरएनए को डिग्रेड करते होंगे। तो लाइसोजाइम का लोगों ने किया आइसोलेशन। तो जब लाइसोजाइम को देखा तो लाइसोजाइम क्या है, लाइसोजाइम टीयर्स में प्रेजेंट रहते हैं, सलाइवा में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो बैक्टीरिया को डिग्रेड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सारे प्रोटीन का अलग अलग फंक्शन, ये फंक्शन कोई एक कॉमन फेनोमेनन पे डिसाइड नहीं होगा कि अगर आयरन है तो सारे ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा या सारे इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंड करेंगे, या फिर डाइसल्फाइड लिंकेज है तो सभी वो क्या करेंगे, किसी न किसी मॉलिक्यूल को या फिर बैक्टीरिया को डिग्रेड करेंगे। तो इससे क्या हम लोग जनरलाइज समझ सकते हैं कि प्रोटीन की फंक्शन, क्योंकि सारे चार प्रोटीन को हमने देखा, चारों का प्रोटीन अलग अलग, प्रोटीन का फंक्शन डिसाइड होता है उसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से। और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिफाइन कौन कराता है, उसका एमाइनो एसिड सीक्वेंस। यानी अगर प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर सही है तो वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर सही है, वैसे ही 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर यूनिक बनेगा तो प्रोटीन की फंक्शनैलिटी भी यूनिक होगी। आज का क्लास बस इतना है।